नमस्कार साथियों, आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्यास नदी के पार्ट 2 की। जैसे आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है ब्यास कुंड से लेकर बजौरा तक। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले एक नदी मिलती है शमशी नामक स्थान पर, जिसका नाम है पार्वती नदी। आज उस नदी के बारे में, उस घाटी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे सेंज नदी के बारे में, सेंज घाटी के बारे में। तत्पश्चात आज जितनी भी ब्यास नदी की सहायक नदियां रहेंगी उन सभी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ बात करते हैं पार्वती नदी की। और इस आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिए, आपको हर चीज बहुत विस्तार पूर्वक बताई गई है। क्लियर है जी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पार्वती नदी की। बात करते हैं पार्वती नदी की बात करते हैं। जब हम पार्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पार्वती नदी निकलती कहां से है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पार्वती नदी है ये आपकी मानतलाई झील से निकलती है। कहां से निकलती है? ये मानतलाई झील से निकलती है। और इस मानतलाई झील के लिए पानी देता है कौन सा ग्लेशियर पानी देता है? पार्वती ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? पार्वती ग्लेशियर। ध्यान देना है, मानतलाई झील के लिए पानी कौन देता है? पार्वती ग्लेशियर। ठीक है ना। जब हम पार्वती ग्लेशियर की बात करते हैं तो इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। पार्वती ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है। कितनी है? 15 किलोमीटर। ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि जो पार्वती ग्लेशियर है यहाँ का मानतलाई झील को पानी देता है। और मानतलाई झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है? पार्वती नदी। ठीक है ना। जो ये पार्वती नदी है ये आपकी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। क्लियर है? ओके। तो अभी तक आपको 3 बातें क्लियर हुई है। कौन कौन सी? कि पार्वती नदी निकलती मानतलाई झील से और मानतलाई झील के लिए पानी आता है पार्वती ग्लेशियर से। और जो पार्वती ग्लेशियर है इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। ठीक है जी। ओके। अब इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। पार्वती जिस प्रकार नदी है ना जी, मैंने क्या कहा? जो पार्वती है जिस प्रकार नदी है, मतलब सीधा पार्वती एक नदी भी है। जी हाँ, वही नदी घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। और पार्वती नाम की हमारे पास एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट। पार्वती नाम के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। ओके। अब यहां पर थोड़ा और बिंदु पर बात करते हैं। जब हम मानतलाई से थोड़ा आगे निकलते हैं तो यहां पर एक आपको नदी मिलती है जिसका नाम है दुदौन नदी। दुदौन नदी। ठीक है ना। और दुदौन नदी कहां से निकलती है? किस ग्लेशियर से इस नदी को पानी मिलता है? तो आपने उत्तर देना है दुदौन ग्लेशियर से। कहां से? दुदौन ग्लेशियर। सीधा मतलब है दुदौन ग्लेशियर भी है और दुदौन नदी भी है। और किसकी सहायक नदी है? पार्वती की सहायक नदी है। इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर आपको एक नदी मिलती है जिसका नाम है सारा उगमा नदी। सारा उगमा नदी। तो अब फिर से प्रश्न बनता है कि सारा उगमा नदी के लिए पानी कहां से मिलता है? किस ग्लेशियर से मिलता है? तब आपने उत्तर देना है सारा उगमा ग्लेशियर। तो इससे पता चलता है सारा उगमा ग्लेशियर भी है और सारा उगमा की नदी भी है।
तो अब देखिए यहाँ पर एक के साथ आपको एक प्रश्न फ्री मिल रहा है, समझ पा रहे हो? क्लियर? ओके, एक एक चीज आप लिखिए और हर चीज आपको मैप के माध्यम से समझाई जाएगी ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक भी करें। चलिए आगे चलिए। अब जब सारा उगमा ग्लेशियर से जब हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो यहां पर जो ये पार्वती घाटी है, इस घाटी में आपको एक स्थान मिलता है जिसका नाम है खीर गंगा। क्या है? खीर गंगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पार्वती घाटी के अंतर्गत पड़ने वाली खीर गंगा ये क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहां से बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं खीर गंगा नंबर 1। खीर गंगा एक नदी है। क्या है? नदी है। और खीर गंगा क्या है? सबसे पहले यहां पर समझते हैं गंगा नाम की हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां हैं। गंगा नाम की हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां हैं? तो आपने उत्तर देना है 4 नदियां। कौन कौन सी? एक है खीर गंगा। खीर गंगा, ठीक है ना, ये कहां पर है? कुल्लू में। और किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी, ठीक है ना। आप यूं भी लिख सकते हैं पार्वती की सहायक नदी। इन केस पार्वती ऑप्शन में नहीं होगा तो ब्यास कर देना। क्लियर है? ओके। दूसरी नदी आपके पास है बाण गंगा। बाण गंगा, और जो बाण गंगा है ये कहां पर है? ये आपकी कांगड़ा में है। कहां पर है? कांगड़ा में है। और ये भी आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। ये भी आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो खीर गंगा है और बाण गंगा है, ये दोनों गंगाएं ब्यास नदी की सहायक नदी है। इसके साथ साथ बात करते हैं गुप्त गंगा। गुप्त गंगा, और गुप्त गंगा कहां पर है? ये भी आपकी कांगड़ा में है। और किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी ब्यास की सहायक नदी है। तो इससे पता चलता है गुप्त गंगा, खीर गंगा और बाण गंगा, ये तीनों गंगाएं ब्यास की सहायक नदी है। क्लियर है? खीर गंगा कुल्लू में है, बाण गंगा आपकी कांगड़ा में है, गुप्त गंगा आपकी कहां पर है? कांगड़ा में। ठीक है। एक अंत में बात करते हैं, यहां पर एक है गिरी गंगा। क्या है? गिरी गंगा। गिरी गंगा कुछ नहीं है, गिरी गंगा गिरी नदी को कहते हैं। गिरी गंगा गिरी नदी को कहते हैं। और जो गिरी नदी है ये आपकी सिरमौर में है। कहां पर है? सिरमौर में है। कहां पर है? सिरमौर में। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर एक और भी है गुप्त गंगा। गुप्त गंगा आपकी नदी है, जी हां, और एक झरना भी है। गुप्त गंगा नाम का एक झरना भी है जो आपका मंडी में है। जो आपका मंडी में है। ये सारी चीजें आपको एक साथ पता होनी चाहिए। इससे पता चलता आप वास्तव में एक सही दिशा में तैयारियां कर रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ, किसी एक गंगा से प्रश्न छूटेगा क्या? प्रश्न छूटेगा? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना। बात चल रही है खीर गंगा की। आशा करता हूं आपने इतना लिख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है ना। हर चीज को रिलेट करके पढ़े। जितना आप रिलेट करके पढ़ेंगे आपको उतनी हर चीज का पता होगा। ठीक है, ओके। और खीर गंगा नदी है, जी हाँ। और खीर गंगा घाटी है, बिल्कुल घाटी भी है। और खीर गंगा आपका झरना है, बिल्कुल झरना भी है। और खीर गंगा आपका चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा, बिल्कुल है। किस कारण गर्म है? आपका सल्फर और आयरन के कारण। किस कारण? सल्फर और आयरन के कारण। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, खीर गंगा नदी है, घाटी है, झरना है, चश्मा है, और क्या है? खीर गंगा और नेशनल पार्क। क्या है? नेशनल पार्क। ठीक है ना। जो खीर गंगा है ये आपका नेशनल पार्क भी है। क्या है? नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 2010 को। और कहां पर है ये आपका कुल्लू में है। कहां पर है? कुल्लू में है, बार बार कह रहा हूं। तो देखो कितने तथ्य आपको याद हो गए खीर गंगा से संबंधित। 5 तथ्य। नदी है, घाटी है, झरना है, और आपका चश्मा है। किस कारण गर्म है? सल्फर और आयरन के कारण गर्म है।
किस कारण? सल्फर और आयरन के कारण गर्म है। और ये एक नेशनल पार्क भी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर समझ आना चाहिए हमें कि जो आपका ये खीरगंगा नेशनल पार्क है, इसके साथ साथ कुल्लू में 2 और नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है इंद्रकिला, दूसरे का नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है जी, ओके। इतना आपको इस खीरगंगा से प्रश्न पता होना चाहिए, है ना। और जो खीरगंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? खीरगंगा जो नदी है ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी यहाँ पर पार्वती की सहायक नदी है। ठीक है ना। इसी क्षेत्र में आपको एक जगह मिलती है तोश। क्या? तोश। ठीक है ना। तोश नाम की एक नदी है। क्या है? तोश एक गांव भी है और तोश नाम की नदी है जो आपकी पार्वती की सहायक नदी है। अगर आगे चले थोड़ा सा, एक एक स्पिन नाम की नदी है। किस नाम की है? स्पिन नाम की नदी है। यह भी आपकी पार्वती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पार्वती की सहायक नदी। पार्वती की सहायक नदी कितनी? अभी तक पार्वती की कितनी सहायक नदियां हुई है? स्पिन नंबर 1, तोश नंबर 2, खीरगंगा नंबर 3 और साराउगमा नंबर 4 और दुदौन नंबर 5 और ये पार्वती अपने आप में नंबर 6। सबको पता होना चाहिए। अब थोड़ा यहां से आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर मिलेगा मलाना। क्या मुझे? मलाना नदी। ठीक है। जब हम मलाना की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जब हम मलाना की बात करते हैं तो मलाना से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हमें सब हमारे दिमाग में याद आने चाहिए। ठीक है ना। जैसे मलाना नदी है, बिल्कुल मलाना नदी है। ठीक है ना। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इस नदी पर मलाना नाम का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब प्रश्न बनता है कितनी कैपेसिटी है इसकी? जो मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट के 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 कितनी कैपेसिटी है? 86 मेगावाट। कितने की है? 86 मेगावाट। जो स्टेज 2 है ये कितने मेगावाट की है? जो स्टेज 2 ये आपके 100 मेगावाट की है। कितने मेगावाट? 100 मेगावाट की। ये आपने याद रखना है। कितने मेगावाट? 100 मेगावाट। क्लियर है? ओके। अब इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी पूछी जाती है तो आपने करना है एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या? एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओके। अब यहां पर ध्यान देना है, ये तो आपको नदी का पता चला। इस नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना हुआ है, मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट। यहीं से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मलाना किसके लिए फेमस है? तो मलाना आपका ओल्ड डेमोक्रेसी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राचीन लोकतंत्र के लिए भी मलाना फेमस है। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए मलाना गांव भी है। क्या है? मलाना एक गांव भी है जो कुल्लू जिले के अंतर्गत पड़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मलाना गांव के लोग हैं ये अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं अपने आप को? ये सिकंदर के वंशज मानते हैं। यहां से एक प्रश्न और बनता है, आपको अवगत होना चाहिए कि जो सिकंदर है, कई बार प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी तक सिकंदर आया था? तो आपने उत्तर देना है ब्यास नदी तक। किस नदी तक? ब्यास नदी तक। कहा जाता है कुछ लोग सिकंदर के साथ वापस चले गए और कुछ लोग यहां मलाना नामक स्थान पर रुके और जैसे जैसे समय बीतता गया यहां पर उनका बहुत बड़ा समुदाय बना और अंत में उन्होंने गांव का निर्माण कर दिया जिसका नाम पड़ा मलाना गांव। क्लियर है? ओके। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो मलाना गांव है
वहां के लोग अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं, ठीक है ना। मलाना में एक मंदिर भी है, किसका मंदिर है? जमलू देवते का। जमलू अर्थात जगदम्बनी ऋषि का मंदिर। किसका मंदिर है? जगदम्बनी ऋषि का मंदिर, याद रखना है, ठीक है ना। यहां पर कहा जाता है कि जगदम्बनी ऋषि को खुश करने के लिए चांदी के घोड़े का चढ़ावा किया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है यहाँ पर? चांदी का घोड़ा, ठीक है ना। सीधा सा मतलब है, अगर आपने जमलू देवते को खुश करना है या आपने उनसे मनोकामनाएं मांगी है, ठीक है ना, अब ये आपकी मनोकामनाएं पूरी की है, ठीक है ना, आपने उनसे कुछ इच्छाएं मतलब विशेष मांगी है, ठीक है ना, जो आपने उनसे कुछ मांगा था मन ही मन में, है ना, वो हो सकता है कुछ समय बाद वो पूरा हुआ हो, और उसके बाद आप वहाँ पर दर्शन के लिए गए। जब आप वहाँ पर दर्शन के लिए गए तो आपको वहाँ पर कहा जाता है क्या चढ़ाना चाहिए? चांदी का घोड़ा चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। छोटी सी मूर्ति बना के ले गए और वहाँ पर चढ़ा दी, है ना, और जमलू देवता जी आपको तथास्तु करके भेज देंगे, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मंदिर भी है मलाना में, नदी भी है मलाना नाम की, और मलाना नाम का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। यहां पर रहने वाले लोग किसके वंशज मानते हैं? सिकंदर के वंशज मानते हैं, ठीक है ना। और यहां पर इस मंदिर में कौन सा देवता रहता है? जमलू देवता, ठीक है ना। यहां पर क्या चढ़ाया जाता है? चांदी का घोड़ा, ठीक है ना, चांदी के घोड़े की मूर्ति चढ़ाई जाती है यहां पर, ठीक है ना। किसको खुश करने के लिए? जमलू देवते को खुश करने के लिए। क्लियर है? और यहां पर क्या है? प्राचीन लोकतंत्र, है ना। प्राचीन लोकतंत्र के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मलाना गांव। कहां पर पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अंतर्गत। इतना आपको मलाना के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो मलाना, यहाँ पर मलाना नदी, मलाना के साथ जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगी चंद्रखेरनी दर्रा, चंद्रखेरनी दर्रा, ठीक है ना। और इस चंद्रखेरनी दर्रा के साथ साथ आपको मिलेगा अलर्थनी टिब्बा। क्या? अलर्थनी टिब्बा, ध्यान देना है। अलर्थनी टिब्बा, कौन सा टिब्बा? अलर्थनी टिब्बा, याद रखना, ठीक है ना। जब हम टिब्बे की बात करते हैं ना जी, हिमाचल प्रदेश में आपको 5 टिब्बे याद आने चाहिए। कितने टिब्बे याद आने चाहिए? 5 टिब्बे। बोलो कौन कौन से? नंबर 1, जैसे मैंने बताया, अलर्थनी टिब्बा। अलर्थनी टिब्बा कहां पर है? ये आपका कुल्लू में है, ठीक है ना। दूसरा नंबर का कौन सा टिब्बा है? एक है आपका एक है कौन सा टिब्बा? हनुमान टिब्बा। कौन सा है? हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा ये कहां पर है? ये आपका कांगड़ा और कुल्लू में है, ठीक है ना। एक है आपके पास देव टिब्बा, ये कहां पर है आपका? ये आपका कुल्लू में है। एक है आपके पास नरसिंह टिब्बा, ये कहां पर है आपका? ये आपका चंबा में है। इसके साथ अगर मैं अंत में बात करूं, एक है गौरी देवी टिब्बा, ये भी कहां है? चंबा में। तो अब ध्यान दो, अगर आप ऐसे तैयारी करोगे ना जी, एग्जाम में आप एक प्रश्न छोड़ कर नहीं आओगे। अब आपको तो पांचों के पांचों टिब्बे याद है। एग्जामिनर चाहे आप कुछ भी पूछ ले, चाहे एग्जामिनर पूछे अलर्थनी टिब्बा, चाहे एग्जामिनर पूछे आपको देव टिब्बा, चाहे एग्जामिनर पूछे आपको नरसिंह टिब्बा, चाहे एग्जामिनर पूछे आपको गौरी देवी टिब्बा, चाहे एग्जामिनर पूछे आपको हनुमान टिब्बा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से स्टडी करने के लिए पार्थ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक बात और साझा करना चाहूंगा, अगर आप पार्थ एकेडमी के साथ
ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर 85,804,016,81 पर फटाफट एसएमएस करें। फटाफट क्या करें? एसएमएस करें, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको 2 डेमो क्लास दी जाएगी। आपको डेमो क्लास के बाद डिसाइड करना है कि आपको पार्थ एकेडमी के साथ क्लासेस कंटिन्यू रखनी है या नहीं। यहाँ पर आपको हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हर तरह के कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, इसके साथ साथ पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, जेओए, जेबीटी, इस तरह के सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा और आपको धमाकेदार तरीके से हर सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में हंसते गाते समझाया जाएगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, चीजों को रिलेट करना सीखे, ठीक है ना। तो ये आपकी मलाना नदी हो गई है ना। तो बहुत सारी नदियां आपकी हो गई, किसकी सहायक नदियां? पार्वती की सहायक नदियां, ठीक है ना। यहां पर अब इतनी नदियां हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में अनेक नदियां हैं, ठीक है ना, छोटी बड़ी नदियां हैं। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश नदियों से घिरा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, ए समंदर कुछ तो कमी है तेरे खारेपन में, वरना यूं छोटी छोटी नदियां तुमसे मिलने ना आती, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और पढ़ने के साथ साथ देखो यार, पता क्या है, अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद बेहोश होकर कहीं घूमने चले जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो ये गलत रास्ता है आपका पढ़ने का। पढ़ने के माहौल में आप कितना रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 घंटे पढ़ा, कम से कम आपको 4 से 5 घंटे आपको पढ़ने के माहौल में रहना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि आपने माना कि आज आपने पार्वती नदी के बारे में पढ़ा है ना, पढ़कर आप अब काम करने चलेंगे या कहीं भी चलेंगे, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में अंदर अंदर चलना चाहिए कि यार पार्वती नदी है, यहाँ से निकलती है, इसकी ये एक सहायक नदियाँ हैं, इसके साथ जो एडिशनल पॉइंट बताए सर ने, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। चाहे आप बस में बैठे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये होता है पढ़ने के माहौल में रहना। जब तक आप पढ़ने के माहौल में नहीं रहोगे तब तक एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो आपकी नदियां हुई पार्वती की कुछ सहायक नदियां, ठीक है ना। ओके, अगर मैं यहां पर आपको कुछ पार्वती नदी के किनारे कुछ महत्वपूर्ण स्थान बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे मणिकर्ण, क्या मणिकर्ण और कसोल। खीरगंगा के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर मैं मणिकर्ण के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। मणि जमा कर्ण। मणि का मतलब होता है बाली, कर्ण का मतलब होता है कान। तो इस प्रकार मणिकर्ण का अर्थ हुआ कान की बाली। समझ पा रहे हैं क्या? कान की बाली। आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ? कहा जाता है दंत कथा के अनुसार कि माता पार्वती यहां पर मणिकर्ण में एक गर्म पानी का कुंड है क्या है? एक कुंड था यहां पर, ध्यान दीजिएगा। और इस कुंड में माता पार्वती नहाने गए थे। अब नहाते नहाते उनकी एक बाड़ी यहां से क्या हो गई है, कान की जो बाली है ये छूट गई। जब ये पानी में छूट गई तो अक्सर आपको पता है महिलाएं किसको बताएगी? अपने पतिदेव को बताएगी। तो वो भगवान शिव के पास पहुंची और कहा, हे देवों के देव, मेरे कान का रतन गुम हो गया है, ठीक है ना। तो जब भगवान शिव जी उस कुंड के पास आए तो उनका इस तरह का रौद्र रूप था कि उस कुंड में देखते ही उस कुंड में क्या हो गए, उबाल आने शुरू हो गए हैं। क्या आने शुरू हो गए? उबाल आने शुरू हो गए। जितने भी उसके अंदर रतन थी, बालियां थी, ध्यान दीजिए, वो सारी बालियां उबाल के तौर पर ऊपर आ गई, ठीक है ना। पानी इतना बॉयल हो गया, 100 से ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर चले गए और सारी बालियां बाहर आ गई। फिर कहा, हे देवी,
आप इन बालियों को, आपकी इन बालियों में से कौन सी बाली आपकी है वो उठा लीजिए। तो हजारों बालियां निकली कुंड से, किस कारण? जब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में देखा, अपने तांडव रूप में देखा, तो ध्यान दीजिएगा नीचे से कितनी बालियां आई? 1000 बालियां, है ना, हजारों बालियां आई। कहा फिर प्रश्न बनता है यहां पर इंपॉर्टेंट, क्या प्रश्न बनता है कि 1000 बालियों की भूमि किसे कहते हैं? 1000 रत्नों की भूमि, 1000 रत्नों की भूमि, 1000 रत्नों की भूमि किसे कहते हैं? आपने उत्तर देना है मणिकर्ण को। अगर पूछे रतन भूमि किसे कहते हैं, तब उत्तर देना है स्पीति। हर चीज पता होनी चाहिए आपको, रिलेट करते चले, रिलेट, ठीक है ना। रतन भूमि कौन सी हुई आपकी? रतन भूमि नंबर 1, ध्यान दो, रतन भूमि आपकी स्पीति, और 1000 रत्नों की भूमि मणिकर्ण, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 2 धर्मों के मंदिर है। कितने धर्मों के मंदिर है? 2 धर्मों के मंदिर है। एक आपका हो गया हिंदू धर्म, दूसरा हो गया आपका सिख धर्म। हिंदू धर्म के यहाँ पर 2 मंदिर है, एक भगवान शिव का मंदिर है और दूसरा भगवान राम का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है और भगवान राम का मंदिर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म का जो यहाँ पर गुरुद्वारा है, ये गुरु नानक देव जी के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? गुरु नानक देव के लिए समर्पित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि मणिकर्ण किस नदी के किनारे है, तो आपने उत्तर देना है पार्वती नदी के किनारे। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूं कसोल की, जो कसोल है, कसोल को हिमाचल प्रदेश का मिनी इजराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी इजराइल। और मिनी इजराइल कसोल के साथ साथ धर्मकोट को भी कहते हैं। जो धर्मकोट है ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। क्लियर है जी। अब ध्यान दीजिएगा, मिनी इजराइल कितने? 2, कसोल, दूसरा धर्मकोट कांगड़ा वाला, ठीक है। अच्छा, कसोल में गर्म पानी का चश्मा भी है, कसोल में गर्म पानी का चश्मा भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर मणिकर्ण के पास भी गर्म पानी का चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का चश्मा मणिकर्ण में भी है, और गर्म पानी का चश्मा आपका, गर्म पानी का चश्मा आपका कसोल में भी है। गर्म पानी का चश्मा मणिकर्ण में भी है और गर्म पानी का चश्मा आपका कसोल में भी है, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में जितना भी गर्म पानी के चश्मे हैं ना जी, उन सभी चश्मे में क्या है? सल्फर और आयरन पाया जाता है। क्या? सल्फर और आयरन। पर जो आपका मणिकर्ण वाला गर्म पानी का चश्मा है, ये एग्जाम में पूछा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें सल्फर और आयरन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रेडियो धर्मिता। क्या? रेडियो एक्टिविटी। क्या? रेडियो एक्टिविटी बोले तो रेडियो धर्मिता इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। इसी कारण ये गर्म पानी है, ठीक। किस कारण ये पानी गर्म है? किस कारण ये पानी गर्म है? मणिकर्ण वाला रेडियो धर्मिता के कारण, रेडियो एक्टिविटी के कारण, ठीक है ना। और अगर पूछे आपको कि और हिमाचल प्रदेश में जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं, वो सल्फर और आयरन, आंख बंद करके उत्तर कर देना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो कसोल पर्यटन नगरी, देखो कसोल क्या क्या है? कसोल पर्यटन नगरी है, कसोल गर्म पानी का चश्मा है, कसोल को मिनी इजराइल कहते हैं, कसोल एक गांव है और वो गांव आपका पार्वती नदी के किनारे है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अंत में इतना आपको पता होना चाहिए। अंत में यहां पर बात करते हैं, जो आपकी पार्वती नदी है ये कहां पर मिलती है? ये आपकी ब्यास नदी के साथ, जो पार्वती नदी है ये आपकी ब्यास नदी के साथ कहां पर मिलती है? ये मिलती है शमशी नामक स्थान पर, शमशी नामक स्थान पर। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक कहा है, ठीक है ना। विस्तार पूर्वक आपको हर जानकारी दी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, शमशी नामक स्थान पर, ठीक है ना। और अगर शमशी ऑप्शन में नहीं होगा तो भुंतर ऑप्शन में होगा। क्या होगा? भुंतर ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। और भुंतर के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और नदी आती है, इसका नाम है हारला नदी, हारला नदी। कौन सी? हारला नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है?
ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है, हारला। क्या नाम है? हारला। एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये तो बात हुई पार्वती। बताओ जरा मुझे, पार्वती घाटी से संबंधित एक भी प्रश्न छोड़कर आओगे क्या? आशा करता हूं कि आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, क्योंकि आपको अभी तक ये सारा चीज क्या है, समझ आ चुकी होगी। क्लियर है? आगे चलिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आप रिवीजन करने में आपको किसी भी प्रकार कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ये बात हुई हमारी, ये ब्यास नदी आ रही है, ये आपकी आ रही कोई कौन सी है, आपकी पार्वती, ठीक है ना। इधर आपका भुंतर है, बजौरा में कल की वीडियो में बताया हुआ है कि जो ब्यास नदी है ये बजौरा नामक स्थान पर मंडी में मिलती है, ठीक है ना। फिर आगे आगे जाकर आपको यहाँ पर लारजी मिलेगा। क्या मिलेगा? लारजी डैम। लारजी डैम मिलेगा, ठीक है ना। इस डैम के लिए इस डैम में कितनी नदियां समाहित होती है? 3 नदियां बताऊंगा विस्तार पूर्वक। एक आप हो गई यहां पर सेंज नदी, सेंज नदी। दूसरी हो गई आपके यहां पर तीर्थन नदी। कौन सी? तीर्थन नदी, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखो पार्वती, देखो ब्यास के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है अच्छे से, और पार्वती के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया अच्छे से। अब बात करते हैं सेंज नदी की। किसकी बात करते हैं? सेंज नदी की, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब प्रश्न बनता पहले कि सेंज नदी निकलती कहां से? सेंज नदी निकलती कहां से? सेंज नदी निकलती है आपकी, अगर तो पहले बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर, सेंज नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? आपकी रक्तीसर। रक्तीसर ग्लेशियर किससे निकलती है? रक्तीसर ग्लेशियर से, ठीक है। और अगर पूछे किस, ये जो ग्लेशियर है ये किस चोटी पर है? ये आपका सुपाकनी चोटी पर है। सुपाकनी किस चोटी पर है? सुपाकनी, ठीक है ना। जो रक्तीसर ग्लेशियर है ये आपका सुपाकनी चोटी के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, सेंज नदी निकलती कहां से? रक्तीसर ग्लेशियर से। और किस चोटी पर है ये? सुपाकनी चोटी पर, ठीक है। ओके, यहां पर ध्यान देना है, जो सेंज नदी है, सेंज नदी है, ये क्या है? सेंज क्या क्या है, ध्यान देना है। सेंज एक नदी है, बिल्कुल नदी है। सेंज एक घाटी है, बिल्कुल घाटी है। सेंज एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल हाइड्रो प्रोजेक्ट है। कितने मेगावाट का है? 100 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का है? 100 मेगावाट का है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है इसकी? किसने इसको बनाया है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? HPPCL। कौन सी है? HPPCL, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर हुआ किस नदी पर है सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट? किस नदी पर है ये सेंज नदी पर है। किस नदी पर है? सेंज नदी पर है, ठीक है ना। ओके, कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट। एग्जीक्यूटिव एजेंसी क्लियर है। किस घाटी में है सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट? किस घाटी में है? सेंज घाटी में है, याद होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, अब थोड़ा आगे चलिए, और क्या है? सेंज नाम का एक गांव भी है। सेंज गांव क्या है? सेंज नाम का क्या एक गांव भी है। क्या है? गांव। अरे क्या चल रहा है ये, ठीक है ना। सेंज नाम के क्या है? गांव भी है, ठीक है जी। ओके, अब जो सेंज नदी है, ठीक है ना, सेंज नदी है, यहां पर आपको रास्ते में मिलेगा जिब्बा नाला। क्या मिलेगा? जिब्बा नाला, ठीक है ना।
और इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ये सेंज नदी है, सेंज घाटी है, सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जीबा नाला है, ये एग्जाम में अनेकों बार पूछा है, ठीक है ना, जो ये जीबा नाला है, ठीक है ना। जब हम नाले नाले की बात करते हैं ना, तो हम सभी को पता होना चाहिए कितने नाले हैं। मुख्य तौर पर 3 नाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जीबा नाला सेंज में, ठीक है। दूसरा आपका सेचू नाला, सेचू नाला, ये सेचू नाला कहां पर है? ये आपका चंबा में है। कहां पर है? चंबा में। और सेचू नाला है क्या है? ये आपका वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य, क्या ये? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। एक है तीसरा आपका अन्नू नाला। अन्नू नाला, जो अन्नू नाला है ये आपका शिमला में पड़ता है, ठीक है ना। शिमला इन द सेंस, ये आपको जब आप रामपुर से किन्नौर की ओर जाएंगे तो वहां पर आपको झाखड़ी नामक स्थान, ज्योरी नामक स्थान पर, कहा? ज्योरी नामक स्थान पर एक नाला मिलेगा जिसका नाम है अन्नू नाला। और ये गर्म पानी का चश्मा है। यहाँ पर क्या है? गर्म पानी का चश्मा है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक जीबा नाला, सेचू नाला और अन्नू नाला एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा यहां से आगे चलिए, थोड़ा यहां से आगे चलिए। अगर हम बात करते हैं यहां से आगे, जो जीबा नाला है इसके जस्ट आगे आपको मिलेगा यहां पर NHPC, NHPC का हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रोजेक्ट स्टेज 2, स्टेज 2, ठीक है ना। क्या? स्टेज 2। प्रश्न बनता है कितने मेगावाट का, ये कितने मेगावाट का है? NHPC, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अरे NHPC का मतलब ये हुआ पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट, पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है NHPC। क्या है? नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। क्या है? NHPC, ठीक है। और इसकी कितनी, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी है 2051 मेगावाट, ठीक है। 2051 मेगावाट है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज इसकी 720 मेगावाट की है, दूसरी स्टेज इसकी 830 मेगावाट की है, 830 मेगावाट की। ध्यान दीजिएगा ये 721 मेगावाट हो, वैसे कितना ये 721 मेगावाट है। ध्यान दो, फिर से लिखिए ना। स्टेज 1 721 मेगावाट और स्टेज 2 800 मेगावाट, ठीक है ना। और स्टेज 3 530 मेगावाट। कितना? स्टेज 3 आपका 530 मेगावाट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 13, ठीक, कितना हुआ ये टोटल? ये कितना हुआ? 2051 मेगावाट, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि जो आपका स्टेज 2, पार्वती स्टेज 2, स्टेज 1 और स्टेज 3, स्टेज 1 721 मेगावाट, स्टेज 2 800 मेगावाट, स्टेज 3 आपका 530 मेगावाट, ठीक है जी। ओके, टोटल योग 2051 मेगावाट। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और जो आपका स्टेज 1 है ये आपका पार्वती घाटी में है। किस घाटी में है? पार्वती घाटी में है और पार्वती नदी पर है, पार्वती नदी पर है, ठीक है ना। पर जो ये स्टेज 2 और स्टेज 3 है ये सेंज घाटी में है। किस घाटी में? सेंज घाटी में। जो स्टेज 2 है ये पार्वती नदी पर है और जो स्टेज 3 है ये पार्वती और सेंज नदी पर है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है ना जी। ध्यान दो, जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है 2051 मेगावाट का है,
बहुत अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सबको पता होना चाहिए। किस नदी पर है? तो पार्वती के, सबसे पहले समझते हैं कितनी स्टेजेस है पार्वती की। पार्वती जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज 721 मेगावाट की, दूसरी 800 मेगावाट, तीसरी 530 मेगावाट। अगर कुल योग देखेंगे इसका दो आएगा 2051 मेगावाट। ठीक है ना। जो पार्वती स्टेज 1 है ये आपका पार्वती नदी पर है और पार्वती घाटी में है। ठीक है ना। और जो स्टेज 2 है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट वास्तव में आपका सेंस घाटी में है, पर पानी इसके लिए आ रहा पार्वती नदी से। किसके माध्यम से? टनल के माध्यम से। किसके माध्यम से? टनल के माध्यम से। ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। अब आप बोलेंगे क्या मतलब? जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ये आपकी पार्वती नदी हो गई, पार्वती घाटी हो गई। ठीक है ना। इस घाटी में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये वाली आपकी सेंस घाटी है, सेंस घाटी है। ठीक है ना। तो यहां से पानी सेंस घाटी के लिए आया है। यहां से क्या है? पानी सेंस घाटी के लिए आया है टनल के माध्यम से। किसके माध्यम से? टनल के माध्यम से। तो स्टेज 1 तो आपका यहां पर हो गया, स्टेज 1 तो आपका पार्वती घाटी में होगा। स्टेज 2 आपका कहां? सेंस में हो गया, स्टेज 2 सेंस में। और अब क्या हो गया? इधर से सेंस नदी आ रही है, इधर से पार्वती नदी का पानी आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां से एक सेंस नदी का निर्माण हो रहा है, सेंस नदी का निर्माण हो रहा है ना। यहीं पर आगे इनका एक डैम है ना, पार्वती स्टेज 3 का। ठीक है ना। अब आगे जाके देखेंगे आप, यहां पर एक इनका क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो 530 मेगावाट का है। आशा करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? ओके। बात चल रही है सेंस की। क्या चल रही बात? सेंस की बात चल रही है। ठीक है ना। तो आपने सेंस में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा दिए है ना। सेंस हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया है। ध्यान दो, क्रम में लगाते हैं। सेंस हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है। आगे इधर जीवनाला से जस्ट आगे आपका आता है पार्वती प्रोजेक्ट स्टेज 2। और यहां पर आगे जाके पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेज 3, 530 मेगावाट, 800 मेगावाट। ठीक है ना। अब इस सेंस घाटी में एक आपको स्थान मिलेगा जिसका नाम है शेनसर। क्या नाम है? शेनसर। और इस शेनसर नामक स्थान पर एक मनु ऋषि का मंदिर है। मनु ऋषि का मंदिर है। और यह मंदिर आपका पैगोडा शैली में बना है। पैगोडा शैली बना, बोले तो पैगोडा शैली क्या मतलब है? इस तरह का। जो इसके नीचे के सबसे जो नीचे का जो फ्लोर रहेगा वो बहुत लंबा रहेगा इसके मुकाबले, ऊपर के मुकाबले ना। ये ऊपर में घटता रहेगा इसका छत ऊपर की तरफ को घटता रहेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो भी आपको मंदिर दिखेंगे ये सभी मंदिर किस शैली में है? पैगोडा शैली में माने जाते हैं। ठीक है ना। ओके। जब हम मंदिर पढ़ेंगे तब आपको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा कि पैगोडा शैली होती क्या है, कहां से आया है, ये वास्तव में क्या चीज है। ठीक है ना। ओके, शेनसर के बारे में हो गया। ठीक है। यहीं पर आपको एक झील मिलेगी, देवरी झील। देवरी झील। और जो ये देवरी झील है इस झील को पौंडरिक ऋषि के नाम से जानते हैं। पौंडरिक ऋषि झील के नाम से भी जानते हैं।
देवरी झील कहाँ पर है? सेंज घाटी में है, कुल्लू के अंतर्गत पड़ती है। और इस झील को हम पौंडरिक झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये जो देवरी झील है ये पौंडरिक ऋषि के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? पौंडरिक ऋषि के लिए यह झील समर्पित है। क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए, एक शंगल नामक स्थान आता है, शंगल नामक स्थान, ठीक है ना। जो शंगल नामक स्थान है यहां पर यह पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। किस दृष्टि से? पर्यटन दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह भी आपने याद रखना है। क्लियर है? तो ये सभी तथ्य हमारे पास सेंज घाटी के अंतर्गत थे और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपने एक एक चीज को लिखना है और रिलेट करके चीजों को पढ़ना है। तो सेंज जो नदी है इसका एकमात्र सहायक नाला है जिसका नाम है जीबा नाला। क्या है? जीबा नाला। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा यहां से आगे चलते हैं। अगर मैं शंगड़ के बारे में एक लाइन और कहूं, यहां पर मंदिर भी है। शंगड़ में एक मंदिर है और इस मंदिर में जो देवता है उसका नाम है शंचुल महादेव। किस नाम से जानते हैं? शंचुल महादेव के नाम से। किस नाम से? शंचुल महादेव के नाम से यहां पर एक मंदिर भी है, ठीक है। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो पार्वती नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है, पार्वती नदी के बारे में पढ़ लिया है, सेंज नदी के बारे में पढ़ लिया है। सेंज नदी से संबंधित जितने भी उसके अगल बगल में जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर भी बात की हमने। और इसके साथ बात करते हैं तीर्थन नदी पर। किसकी बात करते हैं? तीर्थन। तीर्थन जो नदी है ये निकलती है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो आपकी तीर्थन नदी है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो आपकी तीर्थन नदी है, जी हाँ, तीर्थन एक घाटी है और ये जो घाटी है तीर्थन घाटी, ये ट्राउट फिशेस के लिए बहुत फेमस है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की उस घाटी का नाम बताओ जो ट्राउट फिश के लिए बहुत फेमस है, तो आपने उत्तर देना है तीर्थन घाटी, ठीक है ना। कौन सी? तीर्थन घाटी, ठीक है। ओके, अब तीर्थन जो नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है जीबी नदी। क्या नाम है? जीबी, है ना। जीबी एक नदी भी है और जीबी एक क्या है? वाटरफॉल भी है। क्या है? जीबी एक वाटरफॉल भी है। ध्यान देना, जीबी नदी भी है और जीबी आपकी वाटरफॉल भी है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहां पर ध्यान देना है, ये आपकी तीर्थन नदी आई, ये आपकी सेंज नदी आई और इधर से आपकी ब्यास नदी आ रही है, ठीक है ना। ये तीर्थन, ये सेंज, ये आपकी ब्यास नदी, है ना। तो ये वाला जो डैम बना ये बना लारजी डैम। कौन सा डैम बना? ये लारजी डैम, ठीक है ना। ये तीनों नदियां कहां पर समाती हैं? ये समाती है आपकी लारजी डैम में, ठीक है ना। और यहां से जो नदी का नाम पड़ता है इसका नाम पड़ता है ब्यास नदी, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे इसका नाम सेंज तीर्थन नदी क्यों नहीं पड़ती है ना। क्यों नहीं? इसका नाम सेंज या तीर्थन नदी इसका नाम क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो ब्यास नदी का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इन दोनों नदियों से ज्यादा है। दूसरी बात कि जो ब्यास नदी की जो डेप्थ है, खाई है, वो इन दोनों नदियों से क्या है? ज्यादा है। ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब जब हम लारजी की बात करते हैं तो लारजी से संबंधित कुछ चीजें हैं। ध्यान दीजिए, लारजी एक डैम है। लारजी क्या है? डैम। और अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश में डैम की बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोई डैम है जैसे भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम किस नदी पर है? सतलुज, ठीक है ना। ठीक है, एक और डैम है जिसका नाम है
पोंग डैम, पोंग डैम। जो पोंग डैम है ये किस नदी पर है? ये आपका ब्यास नदी पर है। एक डैम है कोल डैम, कोल डैम। जो कोल डैम है किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। एक है पंडो डैम, पंडो डैम। ये किस नदी पर है? ये आपका ब्यास नदी पर है, ठीक है ना। एक है आपका चमेरा डैम, चमेरा डैम। ये किस नदी पर है? ये आपका रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर। तो ये डैम हमें पता होना चाहिए, प्रश्न एग्जाम में यहां से बहुत खूब बनते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपने मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोंग डैम को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। पोंग डैम को और किस नाम से जानते हैं। बात करते हैं लारजी की। तो ध्यान दीजिएगा, लारजी डैम है, जी हाँ। 3 नदियों का संगम होता है, जी हाँ। और लारजी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, ठीक है ना। कैपेसिटी कितनी है? 126 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट को। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ अगर इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है ना। तो ये हमें लारजी से संबंधित पता होना चाहिए। जो लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट है किस नदी पर है? वो ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। तो अब बताओ मुझे, प्रश्न छूटेगा क्या है यहाँ से? बताओ, तीर्थन घाटी से प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा। पार्वती घाटी नदी से प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा। सेंज घाटी नदी से प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा। और ब्यास जो आपकी नदी है, इससे संबंधित जितने भी सहायक नदियां हैं, जितने भी इसके साथ लगने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां से प्रश्न छूटेगा, कभी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। पर कायदे से पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। ओके, अब जब हम यहां से आगे निकलते हैं, लारजी से जब हम आगे निकलते हैं, तो यहां पर पंडो पड़ता है। क्या पड़ता है? पंडो नामक स्थान, पंडो, ठीक है ना। और ये भी डैम है। पंडो क्या है? ये भी डैम है, ठीक है ना। पंडो के साथ ध्यान देना है, पंडो के साथ आपकी 2 नदियां मिलती है ना। किसके साथ? ब्यास नदी के साथ। एक का नाम है आपका बखोली, बखोली नदी। दूसरी का नाम है जीवनी, जीवनी नदी। एक बखोली नदी है, एक जीवनी नदी है। दोनों नदियां एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी गई है, ठीक है ना। ये किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? पंडो में मिलती है, ठीक है ना। आप पंडो को समझते हैं, पंडो झील भी है और पंडो को डैम भी कहते हैं, पंडो को झील भी कहते हैं। और जो पंडो झील है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। कैसी है? मैन मेड लेक। सबसे छोटी मैन मेड लेक कौन सी है? पंडो, ठीक है ना। कितनी लंबाई है इसकी? 14 किलोमीटर मात्र। कितना? 14 किलोमीटर, ठीक है जी। ओके, आशा करता हूं कि आपको यहां तक जितना भी मैंने पढ़ाया है सब समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो मेरे इस YouTube चैनल को फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। यहाँ का सफर देखेंगे कल से शानदार तरीके से। नमस्कार। हो गया आपका? फिर से करूँ ज़्यादा।